राजेंद्र गुप्ता सर जो है वो थिएटर के आर्टिस्ट पहले हैं और थिएटर उनका पहला प्यार है। तो अगर बिना माइक के भी वो बोल देंगे तो अपनी संप्रेषणीयता उनकी बरकरार रहेगी। एक बार जोरदार तालियां भी कर देते हैं आप। बात कुछ विश्वनाथ जी बता गए आपको कि वे पंडित जगन्नाथ जी हैं, मुखिया हैं और बॉलीवुड में उन्हें मुखिया के नाम से पुकारा भी जाने लगा है। केशी जी है, लेकिन एक बात बताना भूल गए कि वो गुरु के मास्टर हैं। तो आज हम लोग इस आईआईटी के सभागार में मास्टर जी का स्वागत करें, एक अभिनेता का स्वागत करें और ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करें जो एक बहुत समृद्ध व्यवसायी परिवार से आते हैं और दिल्ली के एनएसडी में प्रवेश लेते हैं, फिल्मों में आते हैं और उसके बाद साहित्य से जुड़ते हैं, कहानी पाठ करते हैं, कविता को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि कठिन से कठिन कविता भी बड़ी सरलता से हमारे हृदय में प्रवेश करती चली जाती है। तो ऐसे व्यक्तित्व से आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उनसे सुनने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और एक बार जोरदार तालियां अपने श्रोताओं से भी मैं आग्रह करूंगी कि एक छोटा सा सवाल प्रश्न तो उठेगा भाई, व्यवसायी परिवार से कला की दुनिया में कैसे, दिल्ली की यात्रा कैसे, पानीपत से? जिंदगी कब कहाँ हमें कैसे ले जाती है, मुझे लगता है ये तो खुद ब खुद होता रहता है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, उस पर तो हमारा कोई नियंत्रण है ही नहीं, हम जब जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जब अचानक हमारी जिंदगी कहीं मुड़ जाती है। श्री दौर ऐसा था ना कि जब हमारे माता पिता चाहते हैं या तो बालक खानदानी व्यवसाय में चला जाए या फिर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हमारे लोगों के टाइम में ऐसा नहीं होता था कि कलाकार बन जाए। तो ये कैसे सहज भाव में आने दिया गया आपको या कुछ जद्दोजहद करनी पड़ी? मुझे खुद पता नहीं है कैसे हुआ ये। कम से कम जिस उम्र में मैं इस नाटक की दुनिया में आया उस समय तक तो बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं था। मतलब शायद हमारे ज़माने में, मैं लेट 60s की बात कर रहा हूँ, कॉलेज से निकलकर कम से कम मैं तो उन लोगों में नहीं था जिन्हें पता होता है कि अब क्या करना है। शायद आज की जनरेशन को काफ़ी हद तक पता होता है कि क्या करना है, शायद, मुझे मालूम नहीं है। मगर मैं बाई एंड लार्ज ये मानता हूं कि नहीं पता होता क्या करना है। तो मैं भी इसी तरह से पढ़ाई क्या करनी ये भी नहीं पता था मुझे। ज्यादातर जिस दौर में हम जी रहे हैं, मुझे लगता है कि हम अपने आसपास जो देखते हैं वही हम भी करना चाहते हैं। अलग से ना हमें तैयार किया जाता है उस उम्र में कि हम उसको सोचना शुरू करें, अमल करना तो बहुत बाद की बात है। तो हमारे स्कूल के जो साथी थे वो जिस कॉलेज में पढ़ने चले गए, हम भी वहीं चले गए। मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। कुरुक्षेत्र में कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन करने चला गया। वहाँ हमने केमिस्ट्री ऑनर्स की क्लास ले ली। मगर मुझे इतना याद है कि मैं क्लासेस में सोता रहता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं बहुत बुद्धू था या पढ़ाई में खराब था, आप कुछ भी उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। स्कूल तक तो सब समझ में आता था, पढ़ते भी थे। कॉलेज में जैसे ही गए ऐसा लग रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा है,
थ्योरम्स पढ़ा रहे हैं, अलजबरा पढ़ा रहे हैं, जिनका आज भी सोचूं मैं 70 साल की उम्र में जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबनापूर्ण बात है कि बहुत सारी चीजें हमें कॉलेजेस में, ये आईआईटी की बात अलग है, यहाँ तो सोच समझ के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आते हैं, वरना ज्यादातर वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिसका जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, ये विद्वान लोगों के उनके सोचने की बात है, किस तरह से आम जनता को, आम स्टूडेंट को किस तरह से ऐसा एक माहौल दिया जाए कि उनका खुद का जो पोटेंशियल है मैक्सिमम, उसका वो इस्तेमाल करें और वही पढ़ाई की तरफ उन्हें हम प्रेरित करें कि वो उधर ही पढ़ने। खैर, ये बातें दूसरी, मगर मुझे इतना याद है कि पढ़ाई में बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता था। मैं नाटकों में हिस्सा लिया करता था, वहां बड़ा मजा आता था। तो सर, इंदौर का नाटक कैसा रहा? जी, इंदौर का नाटक कैसा रहा? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ही अलग नाटक की तो बात है। इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, मैं वो बता रहा था कि उस तरह से मैं एनएसडी में नाटक में काम करते करते एनएसडी का पता चला, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी चीज है जहाँ नाटक पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं नेशनल ड्रामा में मैं इंदौर से भोपाल की यात्रा की बात कर रही हूँ। आप लोग जानना चाहेंगे ना, इंदौर से भोपाल की यात्रा का माजरा क्या है? ये एक दूसरी ही यात्रा की तरफ इन्होंने कहानी को मोड़ दिया है। इंदौर, जी क्या जानना चाहते हैं आप इंदौर के बारे आप लोग क्या जानना चाहते हैं, बताइए। सच में क्या जानना चाहते हैं आप? सर, ये जानना चाहते हैं कि वो यात्रा कैसी थी और उस जमाने में क्या संघर्ष आपने किया होगा इस यात्रा को तय करने के लिए। तो हमारी बहुत युवा पीढ़ी बैठी है और अभी प्रेम की कविताएं ये लोग पढ़ रहे थे, तो शायद वो भी कुछ ज्ञान लेके जाएंगे यहाँ से। देखिए, मैं अभी बात शुरू की थी कि सब कुछ अचानक होता है, कैसे आपकी जिंदगी को मोड़ता है। तो मैं नाटक प्रोफेशनली करने लगा था, अक्सर बाहर बुलाया जाता था प्लेस डायरेक्ट करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, एनएसडी से पास करने के बाद। तो उसी दौरान मैं एक बार नाटक करने उज्जैन गया था, वहाँ कालिदास समारोह के लिए मुझे एक प्ले डायरेक्ट करना था। प्ले का नाम था अंधा युग। तो अंधा युग में हमारे एक दोस्त काम कर रहे थे जो मुझसे वैसे सीनियर थे, प्रोफेसर भी थे। वो उसमें एक्ट कर रहे थे अश्वत्थामा का रोल। उस दौरान एक बार नाटक देखने उनके साथ उनकी साली आई, जिनको देखकर आप ये कहिए, मैं बहुत ही इम्पल्सिव सा आदमी हूँ, सोच समझ के जिंदगी में कुछ नहीं किया मैंने, अब तक भी कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि है नहीं, आता नहीं मुझे प्लानिंग करना, सोचना। इम्पल्सिव, जो अच्छा लगता है वो। तो मुझे हमारा दिल आ गया। अब वो कुछ ऐसे हालात बने कि उनका परिवार अलग, हमारा परिवार अलग, दूरी बहुत थी। मैं दिल्ली के पास पानीपत का रहने वाला, वो इंदौर के गांव की रहने वाली, इंदौर के पास। तो हमें भागकर शादी करनी पड़ी। आप उसकी बात कर रही हैं। मजबूरी थी, क्या कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसे हालात आपके किसी जीवन में आ जाएं और आपको कोई अंदर से किसी किस्म का डर नहीं है या कोई दूसरी समस्या ही नहीं है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो वो मेरे साथ वो सब नहीं था। जो अच्छा लगा, कल देखेंगे क्या उसका अंजाम होगा। मेरा जीवन 70 बरस ऐसे ही चला है। तो मैंने, हम लोग एक प्लान किया, 2-3 दोस्त थे, किसी दोस्त की कलेक्टर थे वहां के, उनकी गाड़ी मांगी, उन्हीं से कुछ 500-700 रुपए उधार लिए और हम 3-4 लोग भागकर एक मंदिर में जाकर हमने उस लेडी से शादी कर ली। इतनी सी बात है, क्या कहा। एक तक होके कितना, बिल्कुल वो अलग बात है कि ये बात मैं आज से मतलब 50 इयर्स पुरानी बात है। तो काफी शॉकिंग था और वो मेरे धर्म की भी नहीं थी, इंटर रिलीजन मैरिज थी। मगर आज तक धर्म पर इतना झंझट हो रहा है, इतनी पार्टियां बनती हैं, टूटती हैं, वोट दिए जाते हैं, हमारा उनकी कभी बहस नहीं हुई, बात ही नहीं हुई कोई धर्म पे। धर्म कहां जिंदगी में कुछ आता है लेना देना।
और कितना उसका शोर बजाया जाता है। क्या बात, क्या बात। और प्रेम से सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पॉलिटिक्स में उसका शोर बचाया जाता है और हम उस बहकावे में आ जाते हैं, और हम भी जानते हैं कि वो भी, उनकी भी जिंदगी में पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है धर्म से, वोट के लिए उसको बेच रहे हैं और हम जो है उसको इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। 50 साल से मुझे मालूम नहीं धर्म कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। अगर आप सहज, आम और रैशनल आदमी है, रीजनिंग, और आपके दिल में दिल है प्रॉपर, कोई खुराफाती दिमाग नहीं है आपका। खैर जी, सिर्फ 5 दशकों से ऊपर अभिनय की यात्रा। हम छोटे थे तो हम केवल आपको देखना चाहते थे, ठीक, और आज इस समय हम आपको सुनना चाहते हैं। तो सर, ये जिंदगी की यात्रा अभिनय से कहानी पाठ, कविता पाठ की ओर कैसे मुड़ गई अचानक से? तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में साहित्य क्या है, हम रहा। एक्टर्स की जो जिंदगी है वो दरअसल बहुत इंटर डिपेंडेंट है। एक्टिंग ऐसी कला नहीं है जैसे एक राइटिंग है या पेंटिंग है या एक आदमी स्कल्पचर बनाता है। ये एक ऐसी कला है जो सामूहिक कला है। तो एक उम्र तक तो बड़ा एंथुजियाज्म होता है, जोश होता है, 5-10 लोग ही मिलते हैं, मिलके ग्रुप बनाते हैं, नाटक करते हैं, मगर धीरे धीरे अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, पारिवारिक हैं। तो और खासकर बड़े बंबई जैसे शहर में, मैं पिछले 40 साल से बॉम्बे में रहता हूँ, ये चीज़ें और मुश्किल होती जाती हैं। लोगों को जुटाना, नाटक करना। नाटक कोई कॉमर्शियल विधा तो है नहीं। वो नाटक करने से मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी सिर्फ नाटक करके अपनी इज्जत से रोजी रोटी कमा सकता है। ये मेरा 50 साल का अनुभव है NSD पास करने के बाद। उसके बहुत सारे कारण, उनमें हम नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैंने, और एक्टर्स के पास, हमारे पास बहुत समय खाली बहुत रहता है। कोई काम मिल गया, कोई फिल्म आ गई, उसकी शूटिंग कर ली, कोई सीरियल आ गया OTT प्लेटफॉर्म के लिए, कोई वेब सीरीज आ गई, उसमें काम कर लिया। उसके बावजूद भी बहुत खाली समय रहता है, बहुत तरह। और एक्टर एक ऐसी जात है जो, जितने तरह के लोग हैं दुनिया में, भिन्न भिन्न मुंडा, भिन्न भिन्न मती, उतने तरह के एक्टर्स हैं। उनका दिमाग ही अपनी तरह का है। वो एक्टिंग करना चाहते हैं, करते हैं, वो एक अलग बात है, मगर सोच हर एक की अपनी अपनी है। हर एक का कारण अलग है ना एक्टर बनने का। एक आदमी ग्लैमर का मारा हुआ है बहुत बड़ा, वो उसे बस नाम चाहिए, दिखना चाहिए 24 घंटे। एक आदमी है, उसको अंदर से तसल्ली चाहिए। एक्टिंग मेरी बिके ना बिके, मुझे मजा आ रहा कि नहीं, वो तो बहुत ऐसे सैकड़ों और बहुत सारे कारण हैं। तो अब क्या किया जाए हमारे पास? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपने पूछा मुझसे। तो जब आपके पास ज्यादा एक्टिंग करने के मौके उतने नहीं है जितना समय है आपके पास, तो क्या करें? रियाज करें। रियाज के लिए आप कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, और जब उनको आप थोड़ा सा जोर से और लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका पाठ करें, तो उसमें वो भी एक रियाज है मेरे लिए। और दूसरा, मैंने पाया कि कविता खासकर आर्ट की एक ऐसी विधा है जो मैं आज की तारीख में कह सकता हूं कि वो ज्यादा सशक्त है। वो ज्यादा अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहने की काबिलियत रखती है, और बड़ी संवेदना और तीखेपन के साथ उसे वो प्रेषित करने में कामयाब होती है। अगर वो अच्छी, जिसे, या व्यक्तिगत जिसको जो अच्छी लगे। जिस तरह की कविताएं मुझे पसंद आती हैं, मुझे लगा कविताओं में बहुत ज्यादा जुड़ने की और जोड़ने की ताकत है। इसलिए प्लस अंधा युग जैसे नाटकों को करते हुए कविता के प्रति एक रुझान मेरा बढ़ा था। तो अब मैं बहुत सारा खाली समय में, मुझे कुछ नहीं सोचता, मैं कविताएं पढ़ता हूं या कविताओं का एक पब्लिक पाठ करता हूं। पब्लिक पाठ वैसे तो ज्यादा संभव नहीं होता, लेकिन मैं अपना ही, मेरा एक चैनल है जहां मैं कविता पाठ, कहानी पाठ
यूट्यूब के माध्यम से करता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी ऐसी कविताएं, और लोगों का जिनका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय उनके जो उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशन में हैं, आम आदमी, आम बच्चा बहुत कटता जा रहा है, उस तक पहुंची नहीं है कविताएं। या जो लिखने वाले भी हैं वो भी शायद उन तक पता नहीं कितने जुड़ते हैं या नहीं। मगर मुझे लगता है अच्छी कविता को अगर मैं आम जनता जो कविता की स्टूडेंट नहीं है उस तक अगर मैं पहुंचा रहा हूं, और मैंने देखा पहुंच रहे हैं ऐसे लोग, मुझे बोलते हैं कि हमने तो कभी, कविता क्या होती है, लगता है बोरिंग सी चीज है, आप जिस तरह से प्रेषित करते हैं तो हम इंतजार करते हैं आपकी कविता पाठ का। ये एक कारण वो है, मैं अपने एक्टिंग की रियाज करता हूं, प्लस वो इतनी ज्यादा उद्वेलित करती हैं मेरे मन को कि मैं उन्हें बांटना चाहता हूं अपने ऑडियंस के साथ। एक एक्टर के नाते मेरी कुछ थोड़ी सी ऑडियंस है जिनके साथ मैं उसको बांटना चाहता हूं, इसलिए मैं कविता पाठ, कहानी पाठ करता हूं। तो उसमें कोई चयन का कोई विशेष आधार है, या जो आपको अच्छा कोई जैसे कह दे मेरी कविता पाठ, क्या आप पढ़ेंगे या फिर अपने स्तर पे चयन करेंगे और पढ़ेंगे? देखिए, कमीशन्ड काम तो कुछ भी किया जा सकता है। मैं एक्टर हूं, मुझे जो रोल मिलता है वो मैं करता हूं। वो मुझे कितना पसंद है, अंदर से नहीं पसंद है, उस वो एक अलग बात है। वो तो कमीशन्ड काम हो गया, मेरे रोजगार का हिस्सा हो गया। जहां तक कविता पाठ की बात है, कहानी पाठ की बात है, जो मुझे पसंद आते हैं वही करता हूं। वो किसकी लिखी हुई है अक्सर मैं नहीं जानता। मैं इस बात से भी प्रभावित नहीं होता कि वो बहुत बड़े नाम की है, नाम वाले की लिखी हुई कविता है, या बिल्कुल किसी अनजान नए बच्चे की लिखी हुई कविता है। अगर उसने मेरे दिल को छुआ है, मेरी ये मान्यता है, इसका मतलब मैं एक आम आदमी हूं। आपके जैसे जैसे अंदर दिल धड़कता है, मेरे अंदर उतना ही धड़कता है ना, उससे कम ना कुछ से ज्यादा, तो निश्चित रूप से वो आपको पसंद आएगी। अगर मैं कोई नाटक ना करके दिल से उससे जुड़ा हूं तो आप जुड़ेंगे ही, ये मैं मान के चलता हूं। तो सर और आज वो मैं महसूस करता हूं। तो जो कविता मुझे अच्छी लगती है, जिसको बिना पाठ किए मैं रह नहीं पाता हूं, मैं वही कविताएं पढ़ता हूं और उसके थ्रू ऑडियंस से तो सर जुड़ता हूं। आज हम लोग कहानी और कविताएं दोनों ही सुनना चाहेंगे आपसे। तो कौन सी कहानी आप हम लोगों को पढ़ के सुनाने वाले हैं आज? वो कौन सी कहानी, उसका एक छोटी सी कहानी है उसके पीछे। जी। आज यहाँ इस सेशन में मैं और धीरेन्द्र अस्थाना, बहुत काफी नोन कहानीकार हैं, वो रहने वाले थे। और धीरेन्द्र जी की ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं वहाँ आऊँगा और मेरे वहाँ राजेंद्र गुप्ता भी आने वाले हैं तो मेरी कहानी का पाठ वो ही करेंगे। क्या बात। धीरेन्द्र जी किसी कारणवश उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो यहाँ नहीं आ पाए हैं। मैं ज़रूर आपके सामने हूँ, तो मैं वो धीरेन्द्र जी की एक कहानी मैंने सुनी है, वो आप चाहें तो मैं आपके बहादुर को नींद क्यों नहीं आती? जी शायद जी हो जी, सकती है। बहादुर को नींद नहीं आती। पढ़ूं? जी बिल्कुल, एक इजाजत है आप लोगों की? आदेशित करें। मैं वहां जाऊं या यहां? धीरेन्द्र अस्थाना की कहानी है, बहादुर को नींद नहीं आती। बिजली के खंबे के नीचे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा बहादुर खंबे जैसे ही जाग रहा है। दूर निर्माणाधीन बिल्डिंग के मैदान में दिन भर हुड़दंग मचाने वाले चारों कुत्ते भी सो चुके हैं। सड़कों पर लगे खंभे अपने कमजोर पीले उजास के साथ ऊंघ रहे हैं। पत्तों में सरसराहट तक नहीं है, वो खामोश पेड़ों पर लटके हुए स्तब्ध हैं। हर समय जागते रहने वाला मायावी शहर 40 डिग्री टेम्परेचर में अपने शरीर के छाले गिन रहा है। सूर्य किरण बिल्डिंग के लगभग हर फ्लैट से एसी के चलने की आवाज बहादुर के कानों में पानी समवेत बूंदों की तरह टपक रही है। शहर ने आज सुबह ही 15 अप्रैल की संध्या के बाहर छलांग लगाई है।
10 साल से बहादुर इसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा पूरी रात जागता है। उसे याद नहीं पड़ता कि इतनी जानलेवा गर्मी से कभी उसका कोई पाला पड़ा हो। बहादुर के केबिन में पंखा है, लेकिन केबिन में बैठते ही उसे नींद पंजे मारने लगती है। वो भूले से भी नींद के आगोश में नहीं जाना चाहता। बिल्डिंग के लोग बोलते हैं, वॉचमैन को सोने की पगार नहीं मिलती। वॉचमैन जागता रहेगा तभी तो बिल्डिंग के लोग चैन से सो पाएंगे। बिल्डिंग के चेयरमैन सतीश बहादुर के अलावा बहादुर को यहां का कोई सदस्य कभी नहीं भाया। अकेले सतीश साहब हैं जो उसे बहादुर कहकर बुलाते हैं, वरना तो सब सब साले उसे वॉचमैन वॉचमैन कहकर पुकारते, गरियाते और दुरदुराते रहते हैं। बहादुर 10 साल से इस बिल्डिंग में कदम ताल कर रहा है और इन 10 सालों में उसके हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, एक राहत जरूर है कि सोसाइटी ने उसे रहने के लिए कमरा, टॉयलेट और किचन दिया हुआ है। बिजली पानी भी मुफ्त है। इस कारण बहादुर का काम चल रहा है। पगार के पूरे 7,000 रुपए वो गांव भेज देता है, नेपाल के पोखरा शहर के गांव, जहां उसकी पत्नी, उसकी मां और 2 बच्चे रहा करते हैं। दोनों बच्चे कॉलेज की पढ़ाई कर सॉरी, ये फोन से पढ़ने में ये है कभी भी कुछ भी। तकनीकी मैं वहां पर, क्योंकि एक हाथ में ये पकड़ना, एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, माफ कीजिएगा। मैं बहादुर 10 साल से इस बिल्डिंग में कदम ताल कर रहा है। इन 10 सालों में उसके हालात में कोई बदलाव नहीं आया। एक राहत जरूर है कि सोसाइटी ने उसे रहने के लिए कमरा, टॉयलेट और किचन दिया हुआ है। बिजली और पानी भी मुफ्त है। इस कारण उसका काम चल जाता है। पगार के पूरे 7,000 रुपए वो गांव भेज देता है, नेपाल के पोखर शहर के बाहर गांव, जहां उसकी पत्नी, उसकी मां और 2 बच्चे रहते हैं। दोनों बच्चे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। बहादुर का अपना खर्चा बिल्डिंग के दुपाहियों और कारों को धोने से निकल जाता है। बहादुर के जीवन में हरदम बस एक ही आस टिमटिमाती है कि किस तरह उसका बड़ा लड़का जंग बहादुर पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी रेस्टोरेंट में काम पर, दफ्तर में काम पर लग जाए। वो दिन आया नहीं कि बहादुर तुरंत इस रात को जागने वाली लीचड़ भरी नौकरी छोड़कर वापस गांव चला जाएगा। कितने कितने अरमान लेकर आया था बहादुर इस समय। हर समय जागने वाले शहर में सारे अरमान यहां की गर्मी, सर्दी और बरसात में जल गए, ठिठुर गए, बह गए। शहर तो बहुत बड़ी बात है, बहादुर ने तो सूर्य किरण बिल्डिंग के बाहर का भी पूरा इलाका इन 10 सालों में नहीं देखा। सहसा बहादुर को लगा कि पेशाब का आवेग नसों को झंझनाता हुआ पूरे बदन को कंपा रहा है, लेकिन टॉयलेट जाने के नाम पर वो डर जाता है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि जब भी वो टॉयलेट जाता है या चाय पीने जाता है, तभी कोई ना कोई सोसाइटी का मेंबर बिल्डिंग के बंद गेट के बाहर बाइक या कार का हॉर्न बजाने लगता है। थोड़ी सी भी देर होने पर मेंबर तड़ाक से बहादुर को गरिया देते हैं। हर चौथे रविवार सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में बहादुर की पेशी होती है कि वो ड्यूटी के समय गेट पर नहीं था। अगर बिल्डिंग में चोरी हो गई होती तो कौन जिम्मेदार होता। 2 बार बिल्डिंग में चोरी भी हो चुकी है, लेकिन दोपहर के समय, इसलिए बहादुर दोनों बार बच गया। दिन के समय सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड तैनात रहता है बिल्डिंग में, जिसका खाना रहना सब एजेंसी वाले देखते हैं। लेकिन ये गार्ड
ना तो कार वगैरह धोते हैं और ना ही किसी मेंबर का कोई निजी काम करते हैं। ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बिल्डिंग के गेट पर सिर्फ खड़े रहते हैं। बहादुर रात की ड्यूटी करने के बाद गाड़ियां साफ करता है, सोसाइटी के बिजली पानी के बिल भरता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और कमेटी मेंबर्स की हथेली पर अनवरत नाचता रहता है। चेयरमैन सतीश बहादुर खाने पीने के शौकीन हैं, इसलिए उनका कोई भी काम बहादुर को कचोटता नहीं। सतीश साहब अगर अपने लिए विस्की की बोतल मंगवाते हैं तो बहादुर को भी देसी जीएम के लिए 50 रुपए अलग से देते हैं। रात का बचा हुआ मुर्गा, मटन, पनीर, कीमा, आलू गोभी, पालक पनीर, कढ़ी, रोटी, पराठे बहादुर को सुबह सुबह सौगात की तरह मिल जाते हैं। इससे बहादुर की नाश्ते खाने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। बहादुर को इसलिए सतीश साहब का काम करने में कोई उलझन नहीं लगती, लेकिन बाकी लोग तो ऐसे बर्ताव करते हैं कि बाप रे बाप। सब के सब बहादुर को अपना गुलाम जैसा समझते हैं। इन लोगों पर बहादुर को हरदम गुस्सा आया रहता है। बहादुर अपने जीवन और बिल्डिंग के मकड़जाल में इस कदर उलझा झूल रहा है कि तभी गेट पर एक टैक्सी आती दिखती है। बहादुर अलर्ट हो जाता है। चेयरमैन सतीश साहब उतर रहे हैं। बहादुर चौंक गया। रात 10 बजे सो जाने वाले सतीश साहब रात 1:30 बजे कहां से आ रहे हैं? बहादुर अदब से खड़ा हो जाता है। क्या बहादुर, कैसे हो? सतीश बहादुर ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। बहादुर समझ गया साहब किसी पार्टी से लौटे हैं। ठीक हूं साहब, बहादुर तत्परता से बोलता है। मालिक अगर 2 मिनट गेट पर रुके तो मैं भागकर पेशाब कराऊं? जाओ। सतीश साहब बहादुर के केबिन से टीक लगाकर खड़े हो गए। लौटने पर बहादुर उन्हें लिफ्ट के अंदर तक छोड़ आया। इस 11 माले की बिल्डिंग में सतीश बहादुर छठे माले के पहले फ्लैट यानी 601 में रहते हैं। फ्लैट में घुसकर सतीश साहब जूते, मोजे और कपड़े उतारकर बेडरूम के बिस्तर पर ढह जाते हैं। उनकी पत्नी को जंगल, पहाड़, खंडर घूमने का बड़ा शौक है, सो वो हर गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती हैं। इस बार वो एक पैकेज टूर के तहत कान्हा के जंगल में शेर देखने गई हुई हैं। सतीश जी बिल्कुल विपरीत सोच के थे। वो सोचते थे उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो वो 25,000 रुपए खर्च करके शेर देखने जाएंगे। बोरीवली के नेशनल पार्क में शेरों को उन्होंने दसियों बार देखा है, लेकिन जनतांत्रिक सोच के तहत पति पत्नी ने जो जीवन जीना चुना था, वहां एक दूसरे की रुचियों के आगे किसी का अवरोध नहीं था। पत्नी को घूमने का शौक था, सतीश जी को खाने पीने का। नींद में जाने से पहले सतीश जी ने सोचा, बच्चों की परवरिश में उनसे कोई चूक हो गई क्या? अगर नहीं है तो ऐसा क्यों है कि उम्र के 62वें पायदान पर वो इतने तन्हा हैं? 38 और 34 साल के 2 बेटों के पिता हैं, ऊपर से समृद्ध और भीतर से दरिद्र हैं। एक ऐसा समाज हमने बना दिया है। दोनों बेटे खुद कभी फोन नहीं करते। सतीश बहादुर करुणासिक्त होकर कभी फोन लगाते हैं तो घंटी बज के काफी देर बजकर कट जाती है और उसके बाद संदेश आता है, मीटिंग में हूं, फ्री होकर फोन करता हूं। लेकिन दोनों बेटों की तरफ से फ्री होने के बाद वाला फोन कभी नहीं आता। सतीश साहब के दोस्त बताते हैं, वी आर ऑल इन द सेम बोट। जमाना बदल गया है सतीश बाबू। सोच के किसी दूसरी उपकथा के द्वार में नहीं घुस पाते सतीश बाबू। वो लाइट बंद करके, एसी ऑन करके, चादर ओढ़कर पलकें बंद कर लेते हैं।
इधर गेट पर खुद को जगाए रहने के प्रयत्न में बहादुर हलकान हुआ जा रहा है। आज उसके पास कहीं से रात के खाने का पैकेट भी नहीं आया, सो वो भूखे पेट हमाली कर रहा है। सतीश साहब को टैक्सी से उतरते देख सुबह मिलने वाले नाश्ते की उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया है। आने वाली सुबह महीने के अंतिम रविवार की होगी और बहादुर की पेशी का स्थायी भाव होगी। क्या मैं इस बिल्डिंग की नौकरी छोड़ नहीं सकता? बहादुर सोच रहा है। वॉचमैन की जिंदगी में सुख नहीं होते क्या? बहादुर सोचता है और खुद से पूछता है, सुख क्या होता है? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ये सुख है? वो खुद एक कमरे में बिना किराए दिए रहता है, सोता है, क्या ये सुख है? बहादुर को नींद नहीं आती। उसकी नींद की कुर्बानी पर गांव में मां और बीवी बच्चे चैन से सोते हैं, क्या ये सुख है? क्या किसी ने सुख को देखा है? बहादुर जानना चाहता है। क्या 2, 3 और 4 कमरों के घरों में रहने वाले सूर्य किरण बिल्डिंग के लोगों ने सुख को अपना चाकर बना रखा है? अगर हां, तो फिर इस बिल्डिंग के किसी भी फ्लैट से कोई महिला, कोई पुरुष, कोई युवक युवती कभी कभार छत से कूद कर मर क्यों जाते हैं? हर 2-4 महीने में इस बिल्डिंग में पूछताछ करने पुलिस क्यों आती है? बहादुर को कुछ समझ में नहीं आता। ये तो बिल्कुल नहीं है कि रात के अंधेरे में कारों के पीछे खड़े खड़े लड़के लड़की किसी सुख की तलाश में एक दूसरे पर हिलते डुलते रहते हैं। वो अलग बात है कि हिलते कि ऐसी हरकतों से बहादुर को थोड़ी सी ज्यादा कमाई हो जाती है। ये लड़का लड़की उसे 100 का नोट देकर अपने कारनामों की पहरेदारी में खड़ा कर देते हैं। बहादुर पहरेदारी तो है। तभी इंटरकॉम की घंटी बजती है। बहादुर भागकर केबिन में जाता है। 7वें माले के तीसरे फ्लैट से फोन था। अरे एम्बुलेंस को बुला, बीवी को सच में चोट लग गई है। बहादुर घबरा गया, बोला सर मेरे पास तो ना नंबर है ना ही फोन में बैलेंस है। फोन रख। 703 ने फोन पटक दिया और कुछ ही देर में बहादुर ने देखा एक एम्बुलेंस गेट के पास आ रही है और उसी समय 703 की घायल औरत और उसके परिजन नीचे आ गए। बहादुर ने दरवाजा खोल दिया। एम्बुलेंस घायल औरत और उसके परिजनों को लेकर निकल गई। बहादुर ने दरवाजा लॉक कर दिया और फिर से खंबे की तरह जागता हुआ खड़ा हो गया। बिल्डिंग के सबसे खतरनाक लड़के ने गेट के खंबे से दारू का खाली खंबा टकरा कर तोड़ दिया और अट्टहास करने लगा। बहादुर दहशत से घिर गया। उस लड़के टिल्लू की विकराल हंसी देख बहादुर ने सोचा, क्या ये सुख है? लेकिन दारू के खंबे से टूटे कांच की किरचें कल सुबह किसी के पांव में गड़ गईं और पांव में जख्म हुआ, तो वो भी क्या कोई सुख होगा? बहादुर उलझ गया। टिल्लू के लिए गेट खोलकर वो विनम्रता से झुक गया। देखा, टिल्लू बोला, हम अच्छों की मरोड़ देते हैं। गेट का खंबा, इसकी मरोड़ दी। बहादुर फिर से उलझ गया। बहादुर को नींद नहीं आती। सबसे ज्यादा डर उसे उस नींद के चले आने से लगता है। और इस अचानक चले आने वाली नींद ने उसे सोसाइटी के सदस्यों के सामने कई बार बहुत बहुत बेइज्जत किया है। उसके 3 मोबाइल इस नींद की भेंट चढ़े हैं। इन भेंटों के बाद उसने मोबाइल को जेब में रखना बंद कर दिया था। गांव में फोन करना होता था तो कमरे पर जाकर फोन लगाता और बात करके वापस कमरे में रख के चला आता। गाढ़ी कमाई से खरीदे गए इस चौथे फोन की सुरक्षा को लेकर वो कुछ ज्यादा ही सतर्क रहता है। बहादुर की चेतना में पहले मोबाइल के गुम हो जाने की याद खट से जल गई। शायद सुबह 4 बजे का वक्त होगा। गेट पर मच्छर काट रहे थे। बहादुर ने केबिन में कछुआ छाप अगरबत्ती जलाई और केबिन में बैठकर नेपाल समाचार पढ़ने लगा।
बिल्डिंग में आने वाली तमाम गाड़ियां आ चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था। 2 घंटे बाद उठकर बहादुर को फ्लैट नंबर 206, 304 और 703 की कारें साफ करनी थी, क्योंकि ये लोग सुबह सुबह 7 बजे से पहले ड्यूटी पर निकल जाते थे। इस बिल्डिंग के सब लोग आपस में एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन बहादुर सबको नाम और चेहरे से पहचानता था। इस कारण भी वो बिल्डिंग के लिए जरूरी बना हुआ है। दिन की ड्यूटी में तो कंपनी के गार्ड बदलते रहते हैं, कभी राम प्रसाद आता है, कभी भोले राम, तो कभी शंकर सेठ, पर रात की ड्यूटी का बहादुर कभी नहीं बदलता। पता नहीं कैसे बहादुर को झपकी लग गई और झपकी में वो अपने गांव पोखरा पहुंच गया, जहां उसका बड़ा बेटा जंग बहादुर बता रहा था कि पढ़ाई पूरी करते ही वो एक नामी कंपनी में उसे एरिया मैनेजर की पोस्ट पर काम मिलेगा। रहने के लिए 1 BHK वाला फ्लैट मिलेगा। जंग बहादुर सपने में कह रहा था कि नौकरी मिलने के बाद आप वॉचमैनी की नौकरी छोड़कर मेरे पास आ जाना बापू। मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी अपनी कंपनी में कहीं फिट करवा दूं। 10,000 तो महीने भर का आपको मिल ही जाएगा। इस सपने का सीना फाड़कर एक झन्नाटेदार झापड़ बहादुर के गाल पर बजता है। चौंक कर, घबरा कर बहादुर की आंख खुलती है तो सामने टिल्लू खड़ा था। बहादुर की आंख में आंसू उतर आए। इतना कमजोर उसने खुद को कभी नहीं पाया था। गाल पर हाथ फिराते हुए वो रिरियाया, चांटा मार दिए साहब? अबे हम तो चांटा ही मारे हैं ससुर। कोई डकैत आ जाता ना तो गर्दन उड़ा देता। तुमको सोने की पगार मिलती है क्या? नशे में धुत टिल्लू बहादुर को ज्ञान दे रहा था। बहादुर ने कमीज की जेब में हाथ डाला तो देखा कि मोबाइल गायब था। बहादुर चीखा, साहब हमारा हमारा मोबाइल! वो क्या पता बे, कोई चुरा ले गया होगा। टिल्लू ने इतरा कर कहा और लिफ्ट के भीतर घुस गया। बहादुर का चेहरा और दिल दोनों बुझ गए। उठा और बिल्डिंग की बत्तियां बुझाने चला गया। सुबह के 5 बज रहे थे। बिल्डिंग में आमोदरफ्त बढ़ने लगी थी। फूल वाले, दूध वाले, पेपर वाले आने लगे थे। जिम वाले बिल्डिंग के लोग जाने लगे थे। एक छोटी सी झपकी ने बहादुर को 2000 के मोबाइल की चपत लगा दी थी। उसका दिल उससे छूटकर रोने को उतावला था। बाद में टिल्लू के विरोधी लड़के श्याम ने बताया कि बहादुर का मोबाइल टिल्लू ने ही बहादुर की जेब से निकाला था और गली के अंत में मौजूद मोबाइल रिचार्ज की दुकान पर 500 रुपए में बेच दिया था। थू, अमीर लोग! बहादुर ने हलक का सारा कड़वापन सड़क पर उलट दिया। ऐसा नीच जीवन में तुम्हारा, ऐसा नीच जीवन है तुम्हारा। तुमसे तो लाख गुना हम अच्छे हैं। तुम्हारे खोए हुए सड़क पर पड़े पर्स और मोबाइल हम लौटा देने वाले ठहरे। चांटे की चमक के बाद बिल्डिंग की चाकरी से मन उचट गया था बहादुर का। उसने दिन वाले गार्ड से पूछा, तुम्हारी कंपनी हमको नहीं रख सकती क्या? दिन के गार्ड ठाकुर ने ज्ञान दिया, कंपनी केवल उन लोगों को रखती है जिनका परमानेंट पता, ठिकाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होता है। अरे बहादुर, तुम यहां ज्यादा आराम से हो। हम कंपनी के लोग एक कमरे में 10 के हिसाब से रहते हैं। हमारे टिफिन में सिर्फ दाल चावल होता है। तुम तो कभी कभी यहाँ मुर्गा मटन भी खाते हो और कभी कभी हमें जो पगार के 7,000 रुपए मिलते हैं उसमें से खाने रहने के 2,000 कंपनी काट लेती है। तुम्हें पूरे 7,000 पाते हो यहाँ पर, ऊपर से रहना मुफ्त, गाड़ियों की सप्लाई से कमाई अलग, सफाई से। हाँ, इतना जरूर है कि हम पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। भाई तुम ठहरे गरीब की लुगाई, कोई भी तुम्हें लतिया देता है। तुम अनाथ हो बहादुर। इस ज्ञान से बहादुर डर गया। 2 जवान होते बेटों, मां और पत्नी के बावजूद बहादुर अनाथ है। उसे कोई भी लतिया सकता है। अपमान की सुबह बहादुर रुआंसा था। टिल्लू सूर्य किरण बिल्डिंग के सेक्रेटरी परमानंद यादव का आवारा लड़का था। वो बिल्डिंग के बाकी आवारा लड़कों का नेता टाइप भी था। खुद परमानंद यादव एक उभरते हुए नेता और बिल्डर थे। वो बात बात में लोगों को
गालियों से नवाजा करते थे, वो बिल्डिंग के लोगों से भी टेढ़ी भाषा में बात करते थे। 4 महीने का मेंटेनेंस बाकी है, पैसा देना है या पानी का कनेक्शन कटवा दूं। बहादुर पानी छोड़ने चला गया। बिल्डिंग में हर माले पर उसकी सीटियां गूंजने लगी। उसकी सीटी सुनकर बाकी लोगों के साथ चेयरमैन सतीश बहादुर भी जाग गए। मुंह धोकर उन्होंने पानी की टंकी के नलों और आरओ मशीन को चालू कर दिया। 2 गिलास पानी पिया और हॉल में टहलने लगे। 8-10 राउंड के बाद ही उन्हें हमेशा की तरह प्रेशर हो आया। वो टॉयलेट में चले गए। जब तक वो फ्रेश होकर घर टॉयलेट से बाहर निकले, दरवाजे पर दूध की थैली, फूलों का पैकेट और अखबार टंग चुके थे। सतीश साहब चाय नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में घुस गए। पूरे 5 दिन उनकी यही दिनचर्या रहने वाली थी। 5 दिन कान्हा के जंगलों में बिताकर श्रीमती सतीश बहादुर वापस आएंगी। तब तक सतीश साहब को यही दिनचर्या जीनी थी। श्रीमती सतीश बहादुर उर्फ सपना मैम सूर्य किरण बिल्डिंग की ही नहीं, आसपास के तमाम इलाके की प्रख्यात शख्सियत थीं। वो 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को व्यक्तिगत ट्यूशन पढ़ाती थी। ट्यूशन पढ़ाना उनका प्रोफेशन नहीं, जुनून था। सतीश साहब कभी कभी कहते थे, 100 साल बाद जब इस बिल्डिंग की खुदाई होगी तो अपनी मेज पर तुम ट्यूशन पढ़ाती मिलोगी। मुंबई के सुदूर उपनगर मीरा रोड के कनकिया रोड कहे जाने वाले लंबे रास्ते पर दाएं किनारे खड़ी ये सूर्य किरण बिल्डिंग में जब सतीश साहब फ्लैट बुक करने आए थे तो पत्रकार बिरादरी के उनके दोस्तों ने कहा था, कहां जंगल में रहने जा रहे हो यार। मगर सतीश साहब की तंग जेब को इस बिल्डिंग का 1 BHK फ्लैट 7 लाख में खरीदना रास आया था। आज सतीश साहब 70 लाख के फ्लैट में बैठे हैं। मैकडोनाल्ड के कॉर्नर से शुरू होकर उनका कनकिया वाला लंबा रास्ता मीरा रोड की खाड़ी पर समाप्त होता है और बीच में है कैफे कॉफी डे, सिनेमैक्स, मल्टीप्लेक्स थिएटर, 10 बैंकों के ATM, 5 बैंकों की शाखाएं, 1.5 दर्जन बियर बार और रेस्टोरेंट, बरिस्ता, रेमंड, बाटा, पेंटालून, पेपे जीन्स, करीम, दिल्ली दरबार, 2 महंगे स्कूल, एक बड़ा सा पुलिस मुख्यालय। सतीश साहब एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक के मुंबई ब्यूरो चीफ रहे 10 बरस। रिटायर हुए तो बिल्डिंग के लोग बोले, अब आप संभालो ये बिल्डिंग का झंझटिया राजकाज। सतीश साहब ने सोचा पूरा दिन कहां व्यस्त रहेंगे, तो सपना मैम के विरोध के बावजूद उन्होंने सूर्य किरण बिल्डिंग की चेयरमैनशिप संभाल ली। सतीश बहादुर इस जागते रहने वाले शहर में 1990 की 15 जून को दाखिल हुए थे। देश की राजधानी दिल्ली से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आए थे, ये सोचकर कि 2-4 साल गुजार कर वापस दिल्ली जाएंगे, लौट जाएंगे। लेकिन रोजगार ने उन्हें यह मोहब्बत कभी नहीं दी, मोहलत कभी नहीं दी कि वो दिल्ली लौट पाते। सो थोड़ा सा सुविधा हुआ तो मीरा रोड की सूर्य किरण बिल्डिंग में अपना ठिकाना जमा लिया। सतीश साहब को याद आता है, इसी बिल्डिंग से दोनों बेटों का विवाह कराया। शादी के बाद एक अपनी पत्नी के साथ गया कांदीवली के चारकोप इलाके में और दूसरा गया अंधेरी में, उसकी पत्नी का दफ्तर था अंधेरी के DN नगर में। बेटा सिनेमाटोग्राफर था तो उसका ज्यादा कामकाज अंधेरी से ही ताल्लुक रखता था। बड़े की बीवी TCS में मैनेजर थी, छोटे की बीवी ZTV में HR पर्सन थी, छोटा बेटा क्राइम रिपोर्टर था। इस तरह सतीश बहादुर और उनकी पत्नी अपने सीनियर सिटीजनशिप के दिनों को स्पर्श करने के साथ ही अकेले छूट गए थे। सहसा सतीश साहब का मुंह कसैला हो गया। एक अकेला, उजाड़ और कमजोर जीवन बिताने के लिए चुना था उन्होंने इस मायावी शहर का बनेला एकांत। इस शहर में बिना किसी कारण कोई किसी को फोन नहीं करता। एक दूसरे के घर जाने जाने की रवायत तो बहुत दूर की बात है। रिटायर होने के 2.25 साल होने को आए सतीश साहब को याद नहीं आता कि 2-4 साहित्यिक समारोहों के आमंत्रण के अलावा कभी कोई फोन भी आया हो। इसी कारण उन्होंने अपने पोस्ट पेड मोबाइल को प्रीपेड में बदलवा लिया था और MTNL का लैंडलाइन कटवा दिया था।
चाय नाश्ता करके सतीश बहादुर टहलने के लिए उतरे तो वॉचमैन बहादुर ने रास्ता रोक लिया। बोलो बहादुर। सतीश बहादुर बोले। क्या बोले साहब? कल रात हमारा मोबाइल किसी ने चुरा लिया। सो रहे थे क्या? सतीश बहादुर ने पूछा। साहब, झपकी लगना इतना बड़ा गुनाह है कि 4-4 मोबाइल बिल्डिंग वाले चुरा लें? बहादुर क्या बोल रहे हो? बिल्डिंग वाले तुम्हारे मोबाइल क्यों चुराएंगे? हमको सजा देने के खातिर साहब। बहादुर रुष्ट था। नींद आ जाना कोई गुनाह थोड़ी है साहब। हमारा मोबाइल दिलवा दीजिए। टिल्लू भैया ने उठाया है। टिल्लू? सतीश साहब सहम गए। सेक्रेटरी का बदतमीज, बदजुबान, नशेड़ी बेटा टिल्लू? बात करता हूं, सतीश साहब ने कहा और निकट के पार्क की तरफ रवाना हो गए। वहां से उन्हें 11 बजे तक लौटना था, क्योंकि 11:30 बजे खाना बनाने वाली सुप्रिया आ जाएगी। महीने का अंतिम रविवार था। बहादुर की पेशी का दिन था। सूर्य किरण बिल्डिंग हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी के पूरे 15 सदस्य गार्डन में कुर्सियों पर जम चुके थे। कुर्सियां बहादुर ने लगाई थी। बीच में एक बड़ी सी मेज रख दी गई थी और दिन का गार्ड चाय समोसे लेने गेट के बाहर वाली दुकान सुमन स्वीट्स के पास गया हुआ था। बोलो बहादुर। बिल्डिंग के सेक्रेटरी परमानंद यादव बोले और पैंट की जेब से बहादुर का कुछ रोज पहले गुम हुआ चौथा मोबाइल मेज पर रख दिया। साहब, ये आपके पास? बहादुर चौंक गया। इसे तुम्हारे केबिन की मेज की दराज से तब निकाला गया था जब तुम सो रहे थे। यादव जी ने 2 टूक आरोप मढ़ दिया। इसका मतलब रात के समय कभी भी कोई भी हादसा बिल्डिंग में हो सकता है। ये ट्रेजरर गणेश तिवारी थे। ये तो बहुत गलत बात है बहादुर, यादव जी बोले। बार बार सोते पकड़े जाओगे तो कैसे चलेगा? सोसाइटी ने तुम्हें कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। बाहर किराए से घर पर रहोगे तो पूरी पगार उसी में चली जाएगी। बहादुर सर झुकाए खड़ा था। क्या कहता? आखिर चाय समोसे के नाश्ते के बाद सभा इस फैसले के साथ बर्खास्त हुई कि आइंदा से बहादुर का सोता हुआ फोटो निकाला जाएगा और सजा के तौर पर हर बार उसे 200 रुपए काट लिए जाएंगे। मतलब महीने में 5 बार सोता पकड़ा गया तो पगार में से 1000 रुपए कम। तब से बहादुर ने सोना छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक स्थायी उदासी ने घर बना लिया। वो अपनी आत्मा के अंतिम कोनों अंतरों तक बुझता चला गया। उसका कभी कभी चहक कर मटन चावल पकाने का उत्साह जाता रहा। गाड़ियां धोने में पहले वो अपना दिल लगा देता था। बड़े जतन से इस तरह कारों को धोता था मानो वो उसकी उन कार का खुद ही मालिक हो। अब साफ पता चलता है कि कोई रोबोट है जो कारों को पूंछा मार रहा है। वो सारे काम यंत्रवत करने लगा। गुम हुआ चौथा मोबाइल उसे वापस मिल गया था, जिसे उसने अपने टीन के बक्से में बंद कर दिया था। गांव बात करनी होती तो चेयरमैन साहब के घर चला जाता। साहब होते तो साहब के फोन से, ना होते तो सपना मेम साहब के फोन से बात कर लेता। और इन दोनों के ही नंबर उसने गांव में भी छोड़ दिए थे। सूर्य किरण बिल्डिंग में अब थोड़ा बहुत रागात्मक संबंध बहादुर को अकेले सतीश और सपना परिवार के बीच ही जलता बुझता समझ आता था। सतीश साहब का काम वो अब भी राजी खुशी करता था। बिल्डिंग में रात जाती रही, सुबह आती रही। पुराने किराएदार जाते रहे, नए आते रहे, फूल उगते रहे, पत्ते झड़ते रहे, आम के पेड़ों में कच्चे आम लगते रहे। बहादुर उन्हें तोड़कर घर घर पहुंचाता रहा। कभी कभी अपने लिए भी चटनी पीस लेता और दाल चावल के साथ चटखारे लेकर खाता। लंबे समय के बाद फिर किसी महीने का अंतिम रविवार आया और धीरे धीरे कमेटी के सभी सदस्य कुर्सियों पर आकर बैठ गए। बहादुर हमेशा की तरह एक कोने में खड़ा हो गया।
दिन का गार्ड गेट पर ड्यूटी दे रहा था। क्या बहादुर, सेक्रेटरी यादव ने उसका मजाक सा उड़ाते हुए कहा, कई महीने से तुम सोए हुए नहीं पकड़े गए हैं? जी साहब। चाय समोसे का नाश्ता खत्म हुआ तो सहसा बहादुर मुस्कुराने लगा। सब लोग चौंक गए। बहादुर की मुस्कुराहट को समझने का प्रयत्न करने लगे। बहादुर की मुस्कान हंसी में और फिर कातरता में ढलने लगी। उसने जेब से चाबी का गुच्छा निकाला और मेज पर रख दिया। साहब, ये रही मेन गेट और टेरेस की चाबी। फिर उसने एक और गुच्छा निकाला, ये रही चेक बॉक्स की चाबियां। फिर आखिरी 2 चाबियां मेज पर रखता हुआ बोला, और ये मेरे रूम की दोनों चाबियां। क्या हुआ? 2-3 सदस्यों ने संवेद स्वर में पूछा, क्या हुआ? वैसे पूरी कमेटी ही अचंभे में थी। मैं आपका काम छोड़ रहा हूं साहब। बहादुर हंस हंस कर रो रहा था। क्यों? सेक्रेटरी परमानंद यादव ने गहरा आश्चर्य बताया। क्या हुआ? बहादुर हाथ जोड़कर सबके सामने आधा झुक गया और गंभीर पथरीली आवाज में बोला, क्योंकि वॉचमैन को भी नींद आती है साहब। चेयरमैन सतीश बहादुर को छोड़कर बाकी सब अपने क्रोध और बेचारगी में सन्निपात के रोगी की तरह कांपने लगे। और ठीक इसी समय वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सटी कांदीवली पूर्व की एक बिल्डिंग अंतरिक्ष के सामने एक टेम्पो से बहादुर का सपना उतर रहा था, यानी बहादुर के बेटे जंग बहादुर का सामान। धन्यवाद। क्या कहने, मतलब कहानी में ऐसा लगा कि जैसे गांव का एक पूरा वर्ग और आधुनिकता में डूबे हुए शहर, उसके बीच की दूरी, संवेदना में क्या बोलूं। एक बार यदि आपके मन को कहीं झकझोर दिया हो, कई बार आंसू आ गए हो, इसे कहते हैं कहानी और कहानी पाठ। ये कहानी पाठ की जो संप्रेषणीयता, कि वो आपको लग रहा है कि ये सारे दृश्य मेरे सामने हो रहे हैं। बहादुर को चांटा पड़ रहा है तो हम वो चांटा महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही संवेदनात्मक कहानी। ये एक ऐसे वर्ग की, मैंने शायद 11वीं कक्षा में भी ऐसी एक कहानी पढ़ी थी, बहादुर, जिसमें वो लड़का अंततः भाग जाता है। सर, एक समय हम लोगों के पास चूंकि बहुत सीमित है, तो मैं बोलना बहुत चाहती हूँ कि मतलब एक एक लफ्ज ऐसा कि जैसे क्या कुछ कह दिया जाए, लेकिन हम एक कविता और सुनना चाहते हैं आपसे। कविता मैं कोशिश करता हूं। यहाँ नव सृजन वाले बैठे हैं बच्चे जिन्होंने पाठ किया था अभी, कोई बैठे हैं? सुनना, ठीक से सुनना कि कविता पाठ करते कैसे हैं। ये कविता है भूमनाथ पांडे की लिखी हुई है। इसका शीर्षक है निर्लज्जमेव जयते। निर्लज्जमेव जयते। अलकापति कुबेर ने फुर्सत के पलों में सोचा कि चलो स्वर्ग के देवताओं को बताया जाए
ऋषियों तपस्वियों को दिखाया जाए कि वे कितने दरिद्र, कितने तुच्छ और कितने निर्वीर्य हैं। धनाधीरेज धीराज कुबेर ने अपने पुत्र के स्वयंवर की घोषणा की, मौखिक नहीं, लक्ष्य मुद्राओं के आमंत्रण पत्रों के साथ। निर्बुद्धि कुबेर ने धरती के सभी सम्राटों, राजाधिराजों, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं, किन्नरों, विद्याधरों को आहूत किया। धर्मा ध्वजाधारी धर्माचार्य तक कुबेर की चौखट पर नाक रगड़ते हुए पहुंच गए, क्योंकि उनके मठ धर्म से कम, धन से अधिक संचालित होते थे। तीनों लोक में कोई ऐसा श्रेष्ठ, मेरुदंड विहीन महात्मा नहीं बचा था जो इस राजसूय यज्ञ की झूठन चाटने वहां न पहुंचा हो। कुबेर ने उन सभी के बहुमूल्य वस्त्राभूषणों, 56 भोगों, 57 अय्याशियों की परिपूर्ण व्यवस्था की। समस्त पृथ्वी पर जो भी भोग्य था, जो निधियां थी, जो सिद्धियां थी, सब एक छत्र के नीचे जड़मती कुबेर के चरण पखार रही थीं। और धरती के दूसरे छोर पर लोग भूख से बिलबिला रहे थे। धरती के दूसरे छोर पर लोग भूख से बिलबिला रहे थे, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे थे। दूध मोहे बच्चे साफ पानी के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। रोजी के अभाव में लोग घर बार छोड़ रहे थे। किसान अनाज की फिक्र में बंजर जमीन गोड़ रहे थे, जबकि कुबेर सुत के पानी ग्रहण में महान देवगण आकंठ ऐसे डूबे थे मानो मैले के ढेर में लिथड़ा हुआ सुअर स्वर्गिक आनंदातिरेक से मदमाया हुआ नाच रहा हो। देवराज इंद्र तक अपनी झबरी पूंछ हिलाते हुए, जबान लपलपाते हुए वर वधू के समक्ष दोहरे हुए जा रहे थे। इस तरह सिर्फ 4 दिन के उत्सव में कुबेर ने न सिर्फ अश्लीलता की नई परिभाषा गढ़ी थी, बल्कि समस्त मानव जाति के दुर्बल शरीर से वस्त्र नोचकर सबको बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको सभी के सामने नंगा कर दिया था और बता दिया था कि धन के आगे धर्म, विद्या, संस्कृति, नैतिकता, तपस्या, अध्यात्म, सत्ता, शक्ति, राष्ट्र, सब कुछ कौड़ी के 3 हैं। महान देश की विशाल प्रजा खटमल, मच्छर और तिलचिट्टों की तरह सिर्फ मरने के लिए ही जन्मती है और बुद्धिजीवियों, कलाकारों की पूरी जमात धन पशुओं की झूठन पर पलती है। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत। और मुझे बार बार इशारा मिल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगी कि ये एक तिलिस्म था भाषा का और वाणी का। जब भाषा के साथ वाणी का आरोह अवरोह जुड़ जाता है तो कैसा समा बांध सकने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है, ये आज हमने राजेंद्र गुप्ता सर के साथ महसूस किया होगा। निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से एक छोटा सा निवेदन गाथा वालों से कहूंगी कि वे अगली बार जब ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करें तो समय थोड़ा सा हमें और दे दे, जिससे हम उनके बारे में और जान पाए और उनसे कुछ और ज्यादा सुन सके। जी कुछ कहने आ रहे हैं आप शायद। सर आप स्थान ग्रहण करें। बहुत सुंदर,
बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आह्लादित कर देने वाली कहानी, संवेदनाओं से युक्त कहानी और उससे भी ज्यादा यथार्थपरक कविता का पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कहते हैं कि साहित्य हमें जीने की कला सिखाता है। कलाकार अभिनेता होने के साथ साथ जो साहित्य में इतनी रुचि रखता होगा वो व्यक्ति कितना सादगी पूर्ण होगा, वो देख के ही पता चल रहा है हम लोग को कि उनके जीवन में सरलता, सहजता, क्योंकि कोई भी बड़ा कलाकार आए अपने स्टारडम को दिखाए बगैर नहीं जाता। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र गुप्ता सर के लिए, इतनी सरलता और सहजता के लिए। हम सभी आपसे बहुत बहुत नहीं, मुझे लगता है सहजता, सरलता हम लोगों का, हर एक का एक बेसिक गुण होता है। पता नहीं क्या होता है इस यात्रा के दौरान, थोड़ा सा इत्तेफाक से और किस्मत से किसी का कोई ज्यादा नाम हो जाता है तो वो अपने आप को कुछ कुछ समझने लग जाते हैं। 1.5 इंच या 1.5 फुट ऊपर ले जाता है, कुछ समझने लग जाता है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है और कब होता है। मैं तो भाई, आप लोग जो अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं और मैं ईमानदार से कर रहा हूं। आई एम श्योर मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो अपना काम दिल से और ईमानदारी से करते हैं और वो जमीन से जुड़े रहते हैं। एक कलाकार मतलब उसका भी तो काम है ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे अलग हो गए आपसे? आप जैसे ही आदमी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों कहना को। चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये लीजिए। मुझे लग रहा था बार बार सवाल मैं सर जी, राजेंद्र जी, हमारा सौभाग्य है कि मैंने आपको बहुत बार सुना है टेलीविज़न पर, यूट्यूब चैनल्स पर भी, और आज आपको साक्षात सुनने का मौका मिला। हम आपके आभारी हैं। सवाल बहुत छोटा सा है क्योंकि समय कम है। आपके प्रिय अभिनेता कौन हैं? आपके प्रिय अभिनेता कौन हैं और प्रिय अभिनेत्री कौन हैं? और इसके दो पार्ट हैं, आपके फेवरेट अभिनेता, फेवरेट अभिनेत्री, और हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता और महान अभिनेत्री। ये दो सवाल। मुझे लगता है ये बड़ा थोड़ा सा चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करने वाला सवाल है। तो समय कम है इसलिए। नहीं नहीं, होना नहीं चाहिए, क्योंकि कितने आप, आज मैं जो हूं, मैंने 72 में एनएसडी से ग्रेजुएशन कर लिया था, 52 इयर्स बैक। मैं जो हूं उसके पीछे वो 52 इयर्स हैं, अभिनेता की बात करूं तो, और उसके पहले के सारे साल हैं जिनमें मैं और बड़ा हो रहा था, इस लायक हुआ था कि एनएसडी से पास कर सकूं। इस बीच में पता नहीं कितने लोगों ने कितनी तरह से अलग अलग मुझे प्रभावित किया है कि मैं खुद भी याद नहीं। वो उसको याद करना या नाम लेना, मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफाई करना है उन चीजों को। हम जब पैदा हुए, बड़े हो रहे थे थोड़े थोड़े, अकेला एक एक्टर जब सामने आता था, कोई बलराज साहनी जैसा, क्या बात है, या क्या बात है। या दिलीप कुमार जैसा, मैं जिस तरह का एक्टर हूं, मुझे इमोशन सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उछल कूद, नाटकीयता, ओवर ड्रामेटाइजेशन जो मेरे दिल को न छुए, वो मुझे पसंद नहीं आता। मैं उस स्कूल का हूं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, आंखी से न टपका तो फिर लो। तो इस प्रोसेस में अमिताभ बच्चन आए, राजेंद्र कुमार थे, मोतीलाल थे, कितने कितने एक्टर्स ने किस किस तरह से ढाला होगा हमें। हमारे स्कूल से मेरे एक साल जूनियर नसीरुद्दीन शाह आए। मुझे लगा वाह, मॉडर्न एक्टिंग जो हम लोगों ने एनएसडी में सीखी कि ओवर ड्रामेटिक नहीं, रियलिस्टिक एक्टिंग, मैं उसे हमेशा से हिंदुस्तान के डेफिनेटली आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स मानता हूं। लेकिन अकेले नहीं है, एक तरफ हमारे पंकज कपूर हैं जो बड़े स्टाइलाइज है, मगर कितने प्रभावशाली हैं कि जो भी काम करते हैं क्या टाइमिंग होती है। एक मैं हूं अपने किस्म का अलग, अभी एक से एक एक्टर्स हैं, पीयूष मिश्रा हैं। मतलब मैंने कहा ना, भिन्न भिन्न मति भिन्न।
अलग अलग किस्म के अलग अलग एक्टर्स हैं, किसी एक का, उन सब का जिन्हें हम पसंद करते हैं जाने अनजाने, उनका हमारे दिल दिमाग शरीर पर असर आता ही आता है। कुछ का कॉन्शियसली आता है, कुछ का अनकॉन्शियसली आता है। अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा लाइन सुनने के लिए पंकज जी समीक्षक कभी नहीं शांत होते। अभिनेत्रियों के बारे में आपको अभिनेत्री से पूछना चाहिए। एक पुरुष से जब आप अभिनेत्री के बारे में पूछेंगे, अभिनेत्री की कला से पहले उसे वो अभिनेत्री मतलब लेडी नजर आती है। वहां उसकी मतलब, इसको आप अन्यथा लें ना लें जैसे आप जाने, मगर उसके सामने, पुरुष के सामने एक औरत पहले वो आती है। तो आप हो सकता है बहुत अच्छी एक्ट्रेस ना हो वो, मगर आप उसके फैन हो। उसके पीछे क्या होगा? सिर्फ उसकी एक्टिंग नहीं होगी, हो सकता है आपका एक जो एक आइडल वर्शिपिंग का होता है, आपका दिल उस पे आ जाए। तो मेरा मतलब वो सब, जी मैं समझा नहीं। प्रिय अभिनेत्री बता दीजिए। एक्चुअली क्या है डॉक्टर घूम फिर के शब्द घुमा के, जैसे वो अखबार वाले राजन सर, एक्चुअली पंकज, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी समीक्षक भी है, तो उनका समीक्षक भीतर बार बार कुलमुलाता है, तो वो जान के ही रहेंगे प्रिय अभिनेत्री कौन है। सर बता ही दीजिए कमाल आप। कमाल की अभिनेत्रियां हैं सर आज की तारीख में। आप देखिए, एक एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है, शेफाली शाह, आज की तारीख में क्या काम करती हैं। शुरू शुरू में जब हम एनएसडी पास करके एक नया जोश और नई पौध और नए विचारधारा और उसके अभिनेता बन रहे थे, तो क्या नाम है उनका, बुढ़ापे में आदमी की याददाश्त जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। याद नहीं है तो प्रिय नहीं है। क्या होता है ना, नाम नहीं याद आ रहा, चेहरा घूम रहा है, आपकी आंखों में होता है, नाम नहीं याद आता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, एक से एक हैं। किसको भूलें, किसको याद करें? मधु जी, एक्चुअली क्या है कि अब चूंकि समय की सीमाएं थी, क्वेश्चन हम ले सकते थे, लेकिन आगे का सत्र फिर बाधित होगा। चलिए पूछ ही लीजिए, बताइए। नाम नहीं। जी शबाना आजमी ने कमाल के कुछ रोल किए हैं। थैंक यू भावना। सर, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, बहुत छोटे से हमने आपको देखा है पर्दे पे, दूरदर्शन के समय से। तो दूरदर्शन का समय था बहुत सादगी भरा, हम परिवार के साथ बैठ करके नीम का पेड़ भी देखते थे, चरित्रहीन भी देखते थे, और आसानी से पूरे परिवार के साथ में साहित्य को हम समाहित करते थे। केवल ये जानना चाहती हूँ कि अब जब OTT आ गया है, तो उसके साथ में और ये जो परिवेश के साथ में उसमें यूज़ होने वाली भाषाएं जो हैं, किस हद तक हमारे संस्कृति और परिवेश को प्रभावित कर रही है? दरअसल अभिनेता का उसमें कोई रोल नहीं है, ये सच्चाई है। वो अलग बात है कि अभिनेता ही आपको सामने दिखता है, और ज़्यादातर ऑडियंस को लगता होगा कि दरअसल अभिनेता का कोई रोल नहीं होता, कि कौन सी प्रोडक्ट कैसी है, कितनी अच्छी है, कितने परिवार के साथ देखी जा सकती है या बिल्कुल नहीं देखी जा सकती है। वो सिर्फ मेकर्स के ऊपर है, और मेकर्स में ये विडंबना है हमारी लाइन की, कि और विडंबना भी क्या कहूँ, पूरे जो रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, सोसाइटी के मूल्य, सोसाइटी में हमारी राजनीति भी आ गई, समाज में आ गया, सामाजिक मूल्य, आर्थिक पूरा जो तंत्र है, वातावरण है, वो सब रिफ्लेक्ट होता है। और हमारी इंडस्ट्री में भी 90% लोग जो आते हैं, फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इवन एक्टर्स हैं, मतलब ज़्यादातर लोग वहाँ सिर्फ वो ग्लैमर और पैसा की वजह से आते हैं, और वो बनाने भी आते हैं। दूरदर्शन के ज़माने में क्या होता था कि एक पैशन थी काम करने की, जैसे किसी ज़माने में समानांतर सिनेमा होता था, उस तरह के लोग थे, उनको जितना पैसा मिला वो मालूम है, मगर उसके अंदर ही कुछ लोग थे बहुत पैसा बचाकर घटिया काम कर दिया, दे दिया। कुछ लोगों ने कम पैसा बचाया, अच्छा काम किया। तो अच्छा काम तो मतलब बोलेगा ये आपको पसंद आएगा,
अब धीरे धीरे हो गया है कि उनकी तादाद, उनकी जनसंख्या, उनके प्रतिशत बहुत घट गया है अच्छा काम करने वालों का। क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिकली आज की सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं उसमें 2-4-5% लोगों को मैक्सिमम छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम 5% लोग। तो हर एक के लिए कुछ ये उसे बताया गया है कि पैसा ही खुदा है। प्रैक्टिकल हम सबको मानना चाहिए ये। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम अंदर से इस बात को नहीं समझेंगे और उसके फर्क को अंदर से महसूस नहीं करेंगे और उसके लिए कुछ करने की इच्छा हम में नहीं जागृत होगी, तब तक ही ऐसा ही होगा। और हो सकता है 5% की जगह 1% ही लोग रह जाएं। दौर तो उसी तरफ जा रहा है। सीरियल की ही बात क्यों कर रहे हैं, हमारे साहित्य में भी तो वही सब कुछ है। आप तो कवि सम्मेलनों से भी जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में भी थोड़ा विचार करने वाली बात है। तो अंतर हर जगह आया है। तो हम इस सत्र को धन्यवाद के साथ समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि आगे के सत्र बाधित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया और सुना।